अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। 1960 की दहाई में जब मंगला डैम तामीर हुआ तो ये पाकिस्तान का दूसरा और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा डैम था। इस डैम के बनने से न सिर्फ आबपाशी की सहूलतें बेहतर हुई बल्कि पाकिस्तान को बिजली की एक कसीर मकदार भी मिली जो इस डैम से पैदा की जाती थी। लेकिन इसके साथ साथ ये हुआ कि चूंकि ये डैम कश्मीर के इलाके में था, यानी आज़ाद कश्मीर के इलाके में था, और मीरपुर उस शहर जगह आबाद था जहाँ इस डैम की झील वजूद में आई, लिहाजा न सिर्फ मीरपुर शहर ख़त्म हो गया यानी पुराना मीरपुर शहर, बल्कि उसके साथ के दर्जनों देहात के हजारों लोग मुतासिर हुए और उन लोगों को मुतबादल जगह फराहम की गई। अगले 40-50 साल तक झील वैसे की वैसी रही, लेकिन 2004 से 2009 के दरमियान ये फैसला किया गया कि मंगला डैम में पानी ज़ख़ीरा करने की इस तादाद को बढ़ाया जाए। उससे यानी ये होता कि न सिर्फ बिजली की पैदावार बढ़ती बल्कि पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश भी कई गुना बढ़ जाती। 30 फुट बुलंद किया गया और 2004 से 2009 के दरमियान लेकिन इससे ये हुआ कि जो इब्तदाई तौर पर जब ये डैम बना था उससे 81,000 अफराद मुतासिर हुए थे, लेकिन जब इसे बुलंद किया गया यानी जब अपराइजिंग हुई तो 40,000 मजीद अफराद मुतासिर हुए और सैकड़ों एकड़ अरासी ज़ेर आब आ गई। एक नुकसान ये भी हुआ कि उन इलाकों तक भी पानी पहुंच गया जो पहले पानी से बचे हुए थे, यानी चकसवारी, इस्लामगढ़, कोटली, भिंडर के इलाके न सिर्फ पानी में डूब गए, यानी उनके जो मज़ाफ़ाती इलाके थे, बल्कि वो पुरानी पक्की सड़कें भी गर्क हो गई पानी में जो इन इलाकों को जाया करती थी। यूं फासले बढ़ गए और तकलीफ़ों में इजाफा हुआ। चंद बातें अपने नाज़रीन से। व्लॉगिंग मेरे नज़दीक मिशन है। मैं चाहता हूँ कि नई नस्ल को माजी के उस विरसे से रोशनास कराऊँ जो आहिस्ता आहिस्ता अपना वजूद खो रहा है। मेरी दरख्वास्त है कि इसमें मेरा साथ दीजिए। मैंने अपने व्लॉग की डिस्क्रिप्शन में और इसके पहले कमेंट में अपना इजी पैसा और अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया है ताकि वो नाजरीन जो इस मिशन में मेरा साथ देना चाहते हैं मेरी माली इआनत करें। व्लॉगिंग के लिए मुझे बहुत दूर दूर सफ़र करना पड़ता है, वहाँ के अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि तुम सैयद होकर मांगते हो, तुम चंदा मांग रहे हो, खैरात मांग रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि ये मिशन जो मैं लेकर चला हूँ ये मिशन इसी तरह जारी सारी रहे। जब तक मेरे दम में दम है मैं वो चीज़ें अपने लोगों को, आपको, सबको दिखाता रहूं जो आहिस्ता आहिस्ता मिटती जा रही हैं। इससे पहले कि ये विरसा ख़त्म हो जाए मैं चाहता हूं कि इसे नए लोगों तक, उन लोगों तक पहुंचाऊं जिन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी। लिहाजा मैं दरख्वास्त करूंगा कि इसमें ये समझकर मेरी माली इआनत करें कि आप एक मिशन में, एक ऐसे मिशन में जो लोगों को एजुकेट करने के बारे में है, उसमें मेरा साथ दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। आज आपको ये मेरे माइक एक नया लगा हुआ नजर आएगा। ये DJI का माइक है। बहुत से लोगों को यानी मेरे नाज़रीन को ये शिकायत थी कि उन्हें आवाज़ सही तौर पर नहीं आती या आवाज़ ख़राब हो जाती है। हालांकि वो माइक भी बोया का माइक था और मेरे नज़दीक तो वो अच्छा था। फिर मैंने जिक्र हुआ UK में मेरे एक वीवर हैं, मोहम्मद अनीस उनका नाम है, तो उनसे जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा कि जी कि माइक अब मैं भेजूंगा आपको। तो ये जो नए माइक हैं DJI के, ये मुझे मोहम्मद अनीस ने UK से भिजवाए हैं। ये उनका तोहफ़ा है मेरे लिए और आप सबके लिए। मुझे यकीन है कि अनीस साहब का दिया हुआ तोहफ़ा इससे आवाज़ भी बेहतर होगी और जिन लोगों को शिकायत थी मेरा ख्याल है कि उन्हें अब व्लॉग सुनने में ज़्यादा लुत्फ़ से आएगा। तो इसके लिए अनीस साहब आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे और आपके रिज़्क़ और रोज़गार में बरकत दे। ये तजवीज़ पेश की गई कि एक ऐसा पुल तामीर किया जाए जो इन इलाकों को मिला सके। ये जिस तरफ कैमरा आपको दिखाई दे रहा है ये इस्लामगढ़ का इलाका है और अगर मैं ये कैमरा इस तरफ करूं तो ये मीरपुर का इलाका है और मैं एन जो है वो झील के वस्त में खड़ा हूं, यानी उस जगह खड़ा हूं जहां ये तो खैर मार्च का महीना है इसलिए यहाँ पानी नहीं है, लेकिन आम तौर पर यहाँ पानी होता है। उसकी वजह ये कि जो मौजूदा सड़क है वो मीरपुर से इस्लामगढ़ आती तो है, लेकिन उसका जो फासला है वो चूंकि झील पर ऊपर से घूम कर आती है वो को तकरीबन
30 से 35 किलोमीटर बनता है और सफ़र करने में भी 2-2.5 घंटे लगते हैं। 3116 मीटर तवील, यानी आप ये कह सकते हैं कि 3.12 किलोमीटर तवील ये पुल तामीर करने की तजवीज़ थी। क्योंकि इस पुल की एक जानब मीरपुर का गांव रठुआ और दूसरी तरफ इस्लामाबाद का गांव हरियाम मौजूद है, लिहाजा इस पुल को रठुआ हरियाम ब्रिज का नाम दिया गया। 2 लाइनों वाला पुल था ये, और इसकी जो चौड़ाई रखी गई थी वो थी 12 मीटर। 2 तरफा सड़कें बनाई जानी थी। इसकी जो मंजूरी थी वो तो 2006 में हो गई। इसका जो 90 से 95% हिस्सा था वो प्री स्ट्रेस्ड जो कंक्रीट था उससे बनाया जाना था। 96 मीटर लंबा एक स्पैन होना था और ये 15 मुसावी स्पैन इसके बनने थे। यानी ये वो था मंसूबा जो शुरू में बनाया गया था। ये जो भारी प्री कास्ट कंक्रीट गार्डर आपको दिखाई दे रहे हैं जो लगे हुए हैं पुल के नीचे, इन्हें करीबी कास्टिंग यार्ड में बनाया गया और फिर झील की तह में चट्टानों पर इसके सतून नस्ब किए गए। कोई ये जितने सतून आपको दिखाई दे रहे हैं ये इनके नीचे झील है, यानी झील का इलाका है। मैंने पहले भी बताया कि जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ भी झील का पानी आता है। और फिर इस पर ये मुस्तज़ाद ये कि आज़ाद कश्मीर चूँकि उस इलाके में वाक़ है जहाँ ज़लज़ले आते हैं, ख़ासतौर पर 2005 का जो ज़लज़ला आया था उससे पूरी दुनिया को ये पता चल गया था कि आज़ाद कश्मीर एक ऐसी फॉल्ट लाइन पर वाक़ है जहाँ किसी वक्त भी ज़लज़ला आ सकता है। लिहाजा इसकी मनसूबाबंदी ये की गई कि ये पुल ज़लज़ले के शदीद तरीन झटके भी जो है वो बर्दाश्त कर सके। अच्छा, इसका जो फंड्स है वो जो मुतासरीन का फंड्स जो पैकेज था उसी के तौर पर इसकी इब्तदाई फंडिंग की गई। वापडा ने इसकी इब्तदाई फंडिंग की और इसकी बाज़ाब्ता जो मंजूरी थी जिसे एक्निक हमारे यहाँ कहा जाता है 2011 में हुई और 2013 में इसका संगे बुनियाद रखा गया। शुरू में एक चीनी कंपनी और पाकिस्तानी कंपनी मुश्तरका तौर पर वो कंसोर्शियम था जिसे इसका ठेका दिया गया और असूली तौर पर इसे 2018 में मुकम्मल होना था। जो चीनी फर्म थी उसका नाम बताते हैं कि नानजिंग शिशन रोड एंड ब्रिज कंपनी थी। लेकिन हुआ ये कि झील के जो कम गहरा हिस्सा था वो तो 2010 के वस्त तक उसका 90 से 95% काम मुकम्मल हो गया, लेकिन ये जो दरमियान का 160 मीटर का हिस्सा था ये रह गया। ये उस हिस्से पर वाक़ था जो मंगला झील का सबसे गहरा हिस्सा था। कहते हैं कि इसके नीचे जो पानी की गहराई है वो 100 मीटर के लगभग है। और जो मैंने पढ़ा है या मैंने जो मतलब सुनी है बातें वो ये कि यहाँ पानी की गहराई 100 मीटर से ज़्यादा है और इसके नीचे कोई एक फॉल्ट लाइन भी बताई जाती है कि एक फॉल्ट लाइन भी उसके नीचे से गुजरा करती थी या है। ये हिस्सा रह गया। अच्छा, यहाँ कोई सतून नहीं बन सकता था, उसके लिए कि यहाँ की मिट्टी जो है वो नीचे कहते हैं कि इसकी एक गहराई ज़्यादा तो थी, इसकी मिट्टी भी बहुत नरम थी, लिहाजा काम जो है वो अधूरा रह गया। यानी जो दरमियान का हिस्सा था 160 मीटर का दरमियानी हिस्सा ये कई साल तक इसी तरह मुंह फाड़े खड़ा रहा। इस्लामगढ़ से इधर आने वाले पुल का भी हिस्सा मुकम्मल हो चुका था और ये भी मुकम्मल हो चुका था यानी मीरपुर से, लेकिन दरमियानी हिस्सा जो है ये इसी तरह जो है वो छोड़ दिया गया। कहते हैं बहुत सारी कोशिशें की गई, स्टील का ढांचा बनाया गया, इब्तदाई जो है इसकी लागत थी पूरे पुल की वो 4.5 अरब रुपए थी, लेकिन बाद में ये 10 अरब रुपए तक बढ़ गई। बहुत सारी फर्म्स ने यानी जो कंडक्टर की फर्म थी उन्होंने मशवरे भी किए और कंसल्टेंसी भी की, लेकिन नाकामी हुई। बिल आखिर जो नेस्पाक है हमारे पाकिस्तान की मायानाज कंपनी उससे रब्ता किया गया और कहा गया कि जी आप इसका कोई हल निकालें कि ये पुल किसी तरह मुकम्मल हो सके। तो ये जो दरमियानी हिस्सा है मैं वैसे अभी ऊपर जाऊंगा आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आज मेरा ख्याल है कि शायद इसकी जो फाइनल जो कास्टिंग है यानी फाइनल जो कंक्रीट है जो दरमियान का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है आज इस पर कंक्रीट डाला जाना है। ये जो ऊपर ढांचा नज़र आ रहा है और जो परचम लहरा रहे हैं इनमें से एक पाकिस्तान का परचम है, एक फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन का है और एक आज़ाद कश्मीर का है। इस हिस्से में जो है वो हतमी तौर पर कंक्रीट भरी जाएगी और फिर ये पुल मुकम्मल हो जाएगा। तो मैं ऊपर चलता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि अगर कोई जो इंजीनियर्स में से अगर कोई मुझे मुयस्सर हुआ या वहाँ दस्तयाब हुए लोग तो इंशाल्लाह ताला उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या वाकई इस जगह के नीचे कोई पुरानी नहर कोई पुरानी नदी बहती है जिसकी वजह से इसकी मिट्टी नरम है और यहाँ कोई अपना सतून नहीं बन सकता था। ये ऊपर चलकर पूछते हैं। बहरहाल खुशी की बात यह है कि ये पुल आज मुकम्मल होने जा रहा है, यानी मार्च का ये वस्त है, रमज़ान का महीना है और मुझे उम्मीद यह है कि अगले चंद महीनों में गालिबन 14 अगस्त को ये पुल
آمد رفت کے لیے کھول دیا جائے گا اور وہ فاصلے سمٹ جائیں گے جو پہلے جھیل کے اوپر سے گھوم کر جانا پڑتا تھا۔ حالانکہ اگر میر پور کی کسی چھت پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو اسلام گڑھ کی آبادی سامنے دکھائی دیتی ہے، اور اسلام گڑھ کے کسی گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو میر پور سامنے نظر آتا ہے۔ لیکن یہ جو مطلب ایک بصری فاصلہ تھا، یہ جب فزیکلی ہم طے کرتے تھے تو اس میں کئی گھنٹے لگ جاتے تھے، یعنی اسلام گڑھ سے میر پور آنے کے لیے اور میر پور سے اسلام گڑھ جانے کے لیے پوری جھیل کا چکر کاٹنا پڑتا تھا۔ اچھا، درمیان میں یہ بھی ہوا، میں تو 3 سال پہلے بھی یہاں آیا تھا تو اس وقت بھی اس پل کے نیچے کھڑے ہو کر میں نے بات کی تھی تو لوگ یہ کہتے تھے کہ جی اس میں کوئی بجٹ وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، یعنی لاگت کا کوئی ایشو نہیں ہے، بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت جو سڑک ہے اس کے کنارے جو مارکیز بنی ہوئی ہیں، جو پیٹرول پمپ بنے ہوئے ہیں یا جو دوسرے کاروباری جو سیٹ اپس بنے ہوئے ہیں، ان کے جو مالکان ہیں وہ سیاسی طور پر اتنے اثر و رسوخ کے مالک ہیں کہ اس پل کو نہیں بننے دینا چاہتے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پل مکمل ہو گیا تو سارا کا سارا ٹریفک ادھر منتقل ہو جائے گا۔ کیونکہ میر پور کی ایک خاص بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ نے اگر کوٹلی جانا ہے تو بھی ایک ہی سڑک ہے، اسلام گڑھ جانا ہے تو بھی ایک ہی سڑک ہے، یعنی جو شہر سے نکلتی ہے۔ اگر آپ نے جو ہے وہ بھمبر جانا ہے تو بھی ایک ہی سڑک ہے، تو وہ سارے کا سارا ٹریفک جو ہے وہ اس پل پر آ جائے گا اور وہ سڑک سنسان ہو جائے گی، ویران ہو جائے گی اور ان کے کاروبار تباہ ہو جائیں گے۔ لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس میں سیاست سے زیادہ مالیات کا دخل تھا، یعنی مالی طور پر یہ پل ایک بوجھ بن گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ اثر و رسوخ بھی ہو لوگوں کا جس کی وجہ سے یہ پل نہیں بن سکا، لیکن حتمی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر فیصلہ سازی کی بات کی جائے تو اللہ کے فیصلے زیادہ مضبوط ہیں بنسبت انسان کے۔ انسان اپنے طور پر کچھ بھی سوچتا رہے، کوئی بھی فیصلہ کرتا رہے، لیکن وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ نے اس پل کی تکمیل اسی مطلب سال میں 2026 میں اور اسی مہینے میں لکھی ہوئی تھی، لہذا یہ پل اسی طرح مکمل ہونا تھا۔ آئیے میں اب آپ کو اوپر لے چلتا ہوں اور چل کر دکھاتا ہوں کہ اس اوپر سے یہ پل کیسا ہے اور اس میں کنکریٹ آج بھری جانی ہے۔ اللہ کرے کہ وہ وقت ہو کہ میں اس وقت اوپر پہنچوں کہ وہ کنکریٹ کا کوئی تھوڑا سا آپ کو نظارہ بھی کرائیے۔ آئیے اوپر چلتے ہیں اور آپ کو پل کی جو ذمہ داران ہیں، جو مطلب ٹیکنیکل لوگ ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جی اب اس پل میں باقی کیا رہ گیا ہے اور اس میں تاخیر کی وجہ کیا ہے، اور جو یہ ندی والی بات میں نے جو کی ہے کہ اس کے نیچے جو ہے وہ کوئی ایسی چیز بہتی ہے جس کی وجہ سے اس کی مٹی نرم ہے اور اس کا کوئی ستون نہیں بن سکتا تھا، اور یہ کہ جو ایک تجویز یہ بھی آئی تھی کہ جی وہ ایک دونوں سائڈوں پر لمبے لمبے گارڈر کھڑے کر دیے جائیں اور ان کے ساتھ آہنی رسے، یعنی لوہے کے جو رسے، فولادی رسے، وہ باندھ کر اور اس پل کو جو ہے وہ بنایا جائے۔ کیا ایسی کوئی تجویز تھی یا نہیں تھی؟ اگر آپ کو یاد ہو تو ایوب برج جو بنا ہوا ہے وہ انہی رسوں کی مدد سے لٹکا ہوا ہے، یعنی ریلوے کا برج سکھر اور روڑی کے درمیان۔ تو آئیے پتہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس پل میں یہ کیا خاص بات ہے اور کیا یہ ممکنات میں سے تھا کہ آہنی رسوں کی مدد سے اس پل کا یہ حصہ لٹکا دیا جاتا۔ آئیے اوپر چلتے ہیں، اور جو انجینئر حضرات ہیں جو اوپر موجود بھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جی مطلب اب وہ انہوں نے کس ٹیکنیک کے ذریعے اسے مکمل کیا ہے۔ یہ جس جگہ میں چل رہا ہوں یہ وہ حصہ ہے جو کئی سال تک منہ پھاڑے کھڑا رہا، یعنی ادھر سے بھی پل مکمل ہو چکا تھا اور ادھر سے بھی ہو چکا تھا، اور یہ وہ درمیانی حصہ ہے جو نامکمل تھا، جو کئی سال تک لوگ کشتیوں کے ذریعے یہ جگہ جو نیچے ہے، یا ابھی کچھ کشتیاں آپ کو کھڑی دکھائی دے رہی ہوں گی نیچے، انہی کشتیوں کے ذریعے یہ حصہ عبور کیا جاتا تھا۔ حالانکہ اگر یہ پل بن جاتا تو یہ سارا معاملہ سیٹ ہو جاتا۔ لوگ موٹر سائیکلیں لادا کرتے تھے، میں بھی ایک دفعہ گیا تھا اسی کشتی پر، موٹر سائیکل پر میں اور محمد علی دونوں تھے، آج بھی محمد علی میرے ساتھ ہے، تو اس دن بھی میں نے اور محمد علی نے دونوں نے موٹر سائیکل لادی تھی اور اسی کشتی پر سوار ہو کر ہم دوسرے کنارے گئے تھے، اور پھر اتر کر ہم نے میر پور شہر کی ان پرانی عمارتوں کا ولاگ کیا تھا جو پانی اترنے کے بعد زمین یعنی پانی سے نکل آئی تھی، منگلا ڈیم سے، منگلا جھیل سے نکل آئی تھی۔ اور آج بھی منگلا جھیل کی وہی صورتحال ہے، مہینہ وہی ہے مارچ اپریل کا، جب پانی نیچے اتر جاتا ہے اور بہت سارے جو
पानी के नीचे दफन हो जाने वाली चीज़ें हैं वो वापस ऊपर आ जाती हैं, इन्हें दिखाई देने लगती हैं। मैं उस मकाम पर पहुंच गया हूँ जहाँ अब इसे जोड़ा जा रहा है पुल को। ये मशीनरी नजर आ रही होगी आपको, ऊपर झंडे लहरा रहे हैं। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन इस काम को तकमील तक पहुंचा रही है, जिसकी वजह से ये फासले कई साल तक सिमट नहीं सके। यानी मीरपुर और इस्लामगढ़ के दरमियान ये सारा तामीराती काम हो रहा है। ये सब ऐसे ये नीचे तक इसका ढांचा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सारे वर्कर हजरात हैं जो काम कर रहे हैं और आने वाले चंद महीनों में वो काम सरअंजाम पाएगा जो कई साल तक बहुत सारी वजूहात की वजह से नहीं हो सका। मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के जो जिम्मेदारान कि उन्होंने मुझे यहाँ तक आने की इजाज़त दी ताकि मैं ये दिखा सकूँ कि किस पेचीदा अंदाज में इस काम को मुकम्मल किया जा रहा है। एक दरमियान में तजवीज़ ये भी आई थी कि दोनों किनारों पर बड़े बड़े पिलर्स बना दिए जाएं और फिर रस्सों की मदद से इस पुल को खड़ा किया जाए, लेकिन जो अब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है उसमें उन रस्सों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये उतना ही पायदार होगा जितना पायदार जो है वो कोई दूसरा पुल हो सकता है। जैसे मोटरवेज के पुल बनते हैं या ट्रेनों के जो पुल बनते हैं, ये वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। मैं एग्जैक्टली ये तो नहीं बता सकता कि इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, लेकिन बहरहाल टेक्नोलॉजी वही है। ये बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज कहते हैं। बॉक्स बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज है ये। अच्छा, बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज है सर। अनबैलेंस है क्योंकि ये 40/80 का चल रहा है, स्पैन चल रहा है। अच्छा, 40 मीटर प्लस 80 मीटर का स्पैन है जो दोनों से चल रहा है ना। ठीक। तो ये अनबैलेंस है, लेकिन बहरहाल ये एक नई टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से कि पाकिस्तान इससे पहले ये सेकंड ब्रिज बन रहा है जो कि हम हवा में बैलेंस कर रहे हैं। नॉर्मली होते हैं कि ये आपके नेचुरल ग्राउंड पे बैलेंस होते हैं आपके। अच्छा, ये हमारा दान के लिए बना हुआ है और काफी सारे ब्रिजेस बने जो एजेस होती हैं जमीन में जाती हैं, इसको हवा में इसको एयर में उसे बैलेंस कर रहे हैं। तो ये कितने फुट का एरिया है जो एयर में बैलेंस कर रहे हैं? 240 मीटर है। 240 मीटर, यानी ये तो तकरीबन मेरा ख्याल है कोई जो बैलेंस हम कर रहे हैं वो 160 को कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन कुल जो है इसका स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो है 240 मीटर का। सर आपको इसमें ग्रामी वो तो हमने मोहम्मद इरफान रतियाल डिप्टी डायरेक्टर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये कब तक जो है वो कंप्लीट होगा? इंशाल्लाह ये तो अब कनेक्ट हो जाएगा आज कम जो पिछले को 20 साल से पेंडिंग था, 21 साल से। जी जी। तो आप देखें मुकम्मल हो रहा है इंशाल्लाह, वो 2 घंटों में कंप्लीट हो जाएगा यार। अच्छा, और बाकी जो उसका लाइट वर्क्स हैं, काफी सारे काम है, बहुत सारे रोडें बननी है, 7 किलोमीटर रोड्स भी है और काफी सारे काम पेंडिंग है। इंशाल्लाह उम्मीद है अगले 4 से 5 महीनों में कंप्लीट हो जाएगा। 14 को इफ्तिताह है इंशाल्लाह इसका। अच्छा, अनाउंस है इसका माशाल्लाह। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम 14 अगस्त से पहले इसको कंप्लीट कर जाएंगे। ये तो आपने बड़ा नेक काम किया, आपने सदियों के फासले जो है वो मिनटों में समेट दिए। बस ये जो अल्लाह का करम फजल हुआ है कि हो गया, अदरवाइज तो ये बुनियादी तौर पर हमारे मौजूदा पीएम साहब जो हैं पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ साहब, उनकी काविश है। जी जी। इंटरेस्ट रही है, पहले भी उन्होंने चलाया इस प्रोजेक्ट को, और हमारी गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट है और हमारे ब्यूरोक्रेसी है, सबकी जॉइंटली काविशें जिसमें ये में चीज़ें थ्रू हुई हैं। अदरवाइज कोई इंटरेस्ट ना ले, अपनी शमूलियत शामिल ना करे तो चीज़ें थ्रू नहीं होती। बहरे अल्लाह का करम फजल है कि हमारे मामलात ये थ्रू हो गए। नहीं जी, ये बहुत अच्छी बात है। मैं 3 साल पहले आया था तो कश्ती पर हम बाइक रख के ले गए थे। ये हमारा लास्ट ईयर जनवरी 2025 में काम शुरू हुआ था और आज मार्च में अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं इसको कंप्लीट कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी वो 12-14 साल का रुका हुआ काम जो है वो थोड़ी सी तवज्जो की वजह से एग्जैक्टली कुछ फैसला साजी के इश्यूज थे, कोई डिसीजन टेकिंग के इश्यूज थे, ठीक विफाक लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे ना, ठीक है, तो वो उन्होंने टेक कर लिए। शहबाज शरीफ साहब ने गवर्नमेंट टेक की है, डिसीजन टेक किए, तो ये उसके सर इसीलिए तो कहते हैं कि रियासत जो है वो आवाम की माँ होती है। बिल्कुल ये सम्राट में बेसिकली ये फैसले होते हैं, कुछ चीजें में ऐसी उलझ जाती हैं बुनियादी तौर पर, जो फैसला साजी होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सही। तो हमारा काम जो एग्जीक्यूशन का जो मिलती है डायरेक्शन मुताबिक काम करते हैं हम लोग। सही सही सही। तो फैसला करने पर बैठे होते हैं, उन्होंने फैसला किया, वो काम आपके सामने पाए तक में पहुंचने लगा है इंशाल्लाह। अच्छा, ये कहते हैं कि ये आजाद कश्मीर का भी सबसे तवील पुल है। ये जनूबी एशिया का सबसे तवील पुल है, किसी पानी के ऊपर, रिजर्वायर के ऊपर, रिजर्वायर के ऊपर, जनूबी एशिया का। अच्छा, इसकी टोटल लेंथ 3.02 किलोमीटर है ब्रिज की। अच्छा, और अच्छा सॉरी आप कुछ कह रहे और थे। पूरे प्रोजेक्ट की लेंथ है 7 किलोमीटर। अच्छा, अप्रोच रोड दोनों साइड, एक साइड 2.1 किलोमीटर है इस्लामगढ़ साइड अप्रोच रोड है, और 1.9 किलोमीटर है मीरपुर साइड अप्रोच रोड। ये मतलब कुल मिला के 7 किलोमीटर बनता है पूरा प्रोजेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। मीरपुर से इस्लामगढ़ अब चलेंगे 7 किलोमीटर के अंदर इंशाल्लाह। और पहले घूम के मेरे को 30-35 किलोमीटर बनता था। 29 किलोमीटर बनता था।
ओके 29 किलोमीटर। ठीक सर, बहुत शुक्रिया आपके टेक्निकल जो है वो चीजें हमें बताई। हम तो अपने अंदाज में बता रहे थे, लेकिन आपने हमें सही समझाया कि ये चीज है। बस इंशाल्लाह आप अच्छे टाइम पे आ गए, आज तो क्लोजिंग है इसकी इंशाल्लाह कि जॉइंट मिल रहा है आपसे, ये खुशी की खबर भी है। चले, अच्छी बात है जी। माह मुबारक रमजान का महीना, उसमें अच्छी चीजें। इरफान साहब ने मुझे बताया जी कि आज ये जो आपको जाल बिछा हुआ नजर आ रहा है, ये आज फिल हो जाएगा और ये पार जो है वो कंक्रीट डल रही है ना मेरा ख्याल है। हाँ, ये जो पाइप है ये कंक्रीट का पाइप है। हाँ, ये कंक्रीट का पाइप है, ये कंक्रीट डल रही है जी। और आज इसका लास्ट डे है। आपको ये जो एक गैप दिखाई दे रहा है, आज के बाद ये गैप फिल हो जाएगा, कंक्रीट इसमें डाली जा रही है और शाम तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा। ये सारा इन मेहनत कशों के नाम है और उन फैसला साजों का नाम है जिन्होंने इसका फैसला किया। और कई साल से जो प्रोजेक्ट रहता था वो आज मुकम्मल होने जा रहा है। यानी मेरे लिए भी खुशी की बात है कि मैं एक ऐसे दिन आया हूँ जब इसका ये जो थोड़ा सा रहता हुआ काम है वो भी खत्म होने जा रहा है। मैं वो पाँव रखकर दूसरी तरफ जा सकता हूँ, ये नहीं जा सकता। मुझे ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि जी बिल्कुल आप जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं उन इब्तदाई लोगों में शामिल हो गया हूँ जिन्होंने इस अधूरे पुल को, यानी आज इसका आखिरी दिन है अधूरेपन का और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। सरकार, आप भी इसी से अटैच है? रेजिडेंट इंजीनियर। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या इसमें ग्रामी है आपका सर? मैं इंजीनियर मोहम्मद अतीस खोखर हूँ। अच्छा। मास्टर्स डिग्री है मेरी माशाल्लाह। और मैं इसका दा इंजीनियर भी हूँ और रेजिडेंट इंजीनियर भी। माशाल्लाह, आपने वो नेक काम किया है। कंप्लीशन हो रही है जी। अच्छा। रमजान की बरकत से ठीक। आज लास्ट कंक्रीट है इसकी डेक स्लैब की। ये कितने फुट है जो लास्ट इसका स्लैब ये है? हमारी 4-5 फुट है सिर्फ। 4-5 फुट रह गई है। अच्छा। आपने वो काम कर दिखाया जो कई साल नहीं हुआ। अभी इरफान साहब से भी मैं यही बात कर रहा था, इरफान साहब ने भी मुझे बताया कि जी कुछ फैसले जो है ना वो अगर जल्दी हो जाते तो बेहतर होता, लेकिन अल्लाह ताला ने हर चीज का एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है। तो टीम की कम्पिटेंसी होती है, बाज़ का रुकावटें इस तरह भी आती हैं, कुछ लोग को नेगेटिव चीज़ें लेना शुरू हो जाते हैं। सही। तो अब कोई पॉजिटिव टीम आई है, उसने इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने कुछ 14 मंथ्स प्रीवियस की एक्टिविटीज़ थी जी। वो भी स्ट्रीमलाइन की हैं और वो पे भी हो गई हैं लोगों को। चले जी, बहुत बहुत मुबारक हो मीरपुर वालों को भी, इस्लामगढ़ वालों को भी और आपको खास तौर पर कि आपने उन दोनों को मिलाने में एक बुनियादी किरदार अदा किया है। बहुत शुक्रिया सरकार की तरफ से हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। नेस्पाक ने इसकी स्टडी की थी बाकायदा, वो जो एक तजवीज आई थी। नेस्पाक का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। अच्छा। टॉपेस्ट पोस्ट होती है। अच्छा 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 अच्छा। मैंने पढ़ा था कहीं कि नेस्पाक ने इसकी स्टडी की थी कि इसको गार्डर लगाने की जरूरत नहीं है, ये बगैर उसके हो जाएगा। अच्छा, वो क्या तजवीज थी कि जी लंबे लंबे गार्डर लगा दिए जाएं और तारों के साथ बांध दिया लोहे जाए? का फ्रेम बनाने का प्लान था। अच्छा। वो फिर उसकी बजाय ये अच्छा हो गया है कि ये कैंटिलीवर बीम डिजाइन होके बन गया है, इसको रस्टिंग नहीं होगी, उसकी रस्टिंग चलती रहनी थी। अच्छा 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 तो ये अच्छा। अच्छी एक्टिविटी होगी। अच्छा, कैंटिलीवर ब्रिज जैसे रेलवे के ब्रिज बने होते हैं एग्जैक्टली वैसे ही होते हैं? रेलवे के भी अगर तो कैंटिलीवर में आएगा तो वो तो इसी शेप में होगा। सही। ये इसका सिर्फ ये है कि इसका एक लंबे आर्म है ओके। जो पियर के बगैर आगे चलता है। हाँ, मुझे बताया कि पहले कोई 160 मीटर है, नहीं सॉरी 280 मीटर। 240 था ना, उसमें से निकल जाते हैं। अब 160 जो है वो पोर्शन कैंटिलीवर ओके। अच्छा अच्छा, लेकिन फिर भी ये अच्छा खासा बड़ा स्पैन है। बहुत बड़ा बहुत बड़ा स्पैन है। मेरा 95 या 92 मीटर्स तो वैसे इसके आम स्पैन है। चलिए जी, बहुत बहुत मुबारक, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। बहुत शुक्रिया। मैं उस दिन आया हूँ जिस दिन ये काम अपने कंप्लीट हो रहा है। मुझे भी इस बात की खुशी भी है क्योंकि मैं 2 दफा पहले आ चुका था। पहले ये मुंह फाड़े खड़ा था दरमियान में जो क्रॉस करके हम तो क्रॉस करके। नहीं, मैं उन इब्तदाई लोगों में शामिल हूँ, यानी पब्लिक के इब्तदाई लोगों में शामिल हूँ जो वर्कर्स तो हैं जिन्होंने इस पुल को जो है वो पार किया, इस मुकम्मल पुल को। और अब जो है वो ये पुल कहीं जाया करेगा इंशाल्लाह ताला। आपके लिए बहुत सी दुआएं, नेक तमन्नाएं। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने लोगों की जो इतनी मुश्किलात हैं वो खत्म कर दी। अच्छा, ये सारा साल होगा पानी बेशक जितना भी आ जाए झील में? ये तो कैलकुलेटेड है ना, यहाँ तक पानी नहीं आएगा। ओके, ठीक है, ठीक। मैक्सिमम पानी से भी ये अभाव है। अच्छा, एक चीज मुझे और बताएं, वो अच्छा हुआ कि मेरे ज़हन में आ गई। कहते ये कि इसके नीचे से कोई पुराना नाला गुजरा करता था जिसकी वजह से इसकी मिट्टी जो है नीचे वो नरम थी और उसकी वजह से पिलर्स नहीं बन सके। इज इट राइट? जैसे ये च्यूनट कहते हैं ना दरिया की,
अच्छा ये चूनट वाला एरिया है जिसमें पानी पारावर ऑलरेडी चल रहा था, अच्छा जो अच्छा कभी भी अच्छा बंद नहीं होता था अच्छा अच्छा रेन वाटर की वजह से या वैसे भी, इसीलिए तो फिर ये पाइल ना बन सकी अच्छा और पाइल की बजाय कैंटिलीवर डिजाइन करना पड़ा। अच्छा। मतलब इसका मतलब है कि ये बात सच है कि ये जो ये हमें जो थोड़ा सा धान इसको चूनट बोलते हैं। चूनट बोलते हैं। अब क्योंकि मैंने ये कहीं पढ़ा था कि यहाँ कोई पुरानी नहर थी या कोई पुराना नाला था जहाँ से पानी कभी खुश्क नहीं होता था, इस वजह से इसकी मिट्टी जो है वो नीचे से नरम हो गई हुई थी। चलें जी, बहरहाल जो भी है आपको बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। नहीं जी, फाइनली रुठुआ हरियाम ब्रिज वो आज अपनी तकमील को पहुंच रहा है और आज फाइनली मैं इसका व्लॉग करने के लिए आया हूं और अब लोगों का वो शिकवा भी ख़त्म हो गया कि जी ये वो पुल है जो कहीं नहीं जाता। वो फासले जो कभी कई किलोमीटर यानी 29-30 किलोमीटर हुआ करते थे, अब सिमट कर 5 से 6 किलोमीटर रह जाएंगे। और वो लोग जो इस्लामगढ़ से मीरपुर आने के लिए, मीरपुर से इस्लामगढ़ जाने के लिए कई घंटे सर्फ किया करते थे, अब उनका फासला सिमट कर 30 से 35 मिनट तक रह जाएगा। ये सारे लोग की मेहनत का नतीजा है। ये जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे वो वर्कर्स हैं जिन्होंने इस पुल की तकमील के लिए काम किया। और मैं अपने इस व्लॉग के तवज्जुह से न सिर्फ मीरपुर और इस्लामगढ़ के लोगों को, चकसवारी और भिंडर के लोगों को मुबारक देता हूँ, बल्कि इन लोगों को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने ये सारा काम किया। और एक मैं तो यही कहूँगा कि कुछ अरसे तक लगता ये था कि ये पुल नामुकम्मल ही रहेगा, ये काम नामुमकिन है जो कभी भी तकमील को नहीं पहुँच सकता, लेकिन अब ये काम अपनी तकमील की तरफ जा रहा है। कुछ अर्सा और लगेगा, यानी ये मार्च अप्रैल का महीना, मार्च का आखिर आप कह सकते हैं इसे कि मार्च का मिड या आखिर है, तो अगस्त तक मेरा ख्याल है मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद फिर लोग इसका इफ्तिताह हो जाएगा और लोग आसानी से सफ़र कर सकेंगे। ये मैंने कश्ती का जिक्र किया था कि कश्तियों पर मोटरसाइकिलें लाद कर हम गए थे और अब भी ये देखें कि नीचे कश्ती एक जा रही है और इस पर मोटरसाइकिलें लदी हुई हैं। ये ज़रिया होता था, यानी छोटी गाड़ी तो आप ले जा सकते थे लेकिन बड़ी गाड़ी आप इस जगह से पार नहीं कर सकते थे। लेकिन अब वो बड़ी गाड़ी क्या, ट्रॉले क्या, छोटी गाड़ियाँ क्या, वो सारी की सारी यहाँ से पार उतरेंगी। ये सारे नौजवान ये भी खुश हैं, इन्होंने भी दिन रात मेहनत की और ख़ास तौर पर ये कि रमज़ान का महीना है और यकीनी तौर पर इनमें से कई के बल्कि शायद सबके रोज़े होंगे। तो वही कह रहा हूँ ना कि सबके रोज़े होंगे और रोज़ा रख के काम करना बहरहाल जो है वो एक सर्दी का रोज़ा हो या गर्मी का हो, लेकिन रोज़ा बताता है कि जी मैं रोज़ा हूँ। तो इन लोगों ने मतलब रोज़ा रख कर ये काम किया, मेहनत की, मुशक्क़त की और अल्लाह ताला इन्हें इनके मेहनत का और मुशक्क़त का फल दे रहा है। ये पुल इन केबल्स की वजह से तैयार किया गया है और ये जो 15 केबल्स हैं इसके बारे में मुझे बताया गया है कि 200 टन वज़न उठाती हैं और ये पुल इसी मतलब क्या कहना चाहिए तरीक़ाकार के तहत तामीर किया गया, यानी वो हिस्सा जो इसका रहता था। ये इधर भी आपको वो केबल दिखाई दे रही होगी, इसी तरीक़ाकार के तहत इस पुल को मुकम्मल किया गया है जिसे कैंटिलीवर कहा गया है। लेकिन मुझे ये भी बताया गया है कि आमतौर पर कैंटिलीवर की जो बुनियाद है वो ज़मीन पर होती है लेकिन ये हवा में मुअल्लक़ है। तो ये एक जदीद टेक्नोलॉजी है। ये सारे का सारा आपको रखा दिखाई दे रहा होगा दूर तक और इसमें ये नस्ब किया गया है, यानी जो ये जो गर्डर है ये इतने भारी है कि बगैर क्रेन के नहीं उठाए जाते, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके तहत इस पुल को तामीर किया गया है। एक कई साल के बाद अब लोगों को खुशखबरी मिलेगी। अच्छा, मैं आपको एक यहाँ खड़े होकर एक चीज़ और बता दूं, ये कश्तियों का तो मैंने आपको बताया है कि ये कश्तियाँ वो सामान वगैरह ले जाया करती थी। देखे इस वक्त भी जो है वो कश्तियों में मोटरसाइकिलें लोड हो रही हैं, जेटी बनी हुई है बाकायदा एक छोटी सी, उस पर ये मोटरसाइकिलें आते हैं, लोग मोटरसाइकिल लोड करते हैं और फिर पार उतरते हैं और इसी तरह की एक जेटी दूसरे पार भी बनी हुई है। इनका लाखों रुपए का ठेका था महीने का इन कश्ती वालों का, यानी जो लोग इन कश्तियों को चलाया करते थे। तो अब यकीनी तौर पर ये रोज़गार तो ख़त्म हो जाएगा, उसकी वजह ये कि जब ये पुल बन जाएगा तो फिर सिर्फ मोटरसाइकिल ही पार नहीं उतर सकेंगी बल्कि हर तरह की गाड़ी इस पुल पर से गुजर सकेगी। तो ये कश्ती वालों का रोज़गार दार है। अल्लाह ताला रिज़्क़ को रोज़गार देने वाला है। मैं ये तो नहीं कहता कि इनका ये भूखे मर जाएंगे, अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब और पैदा कर देगा। लेकिन अब ये जो परेशानी
ہے کہ جی آپ بائک پر آئیں، بائک اس پر لوڈ کریں اور پھر پار اتریں یا ادھر سے آئیں، یعنی اسلام گڑھ کی سائڈ سے آئیں، کیونکہ یہ جو سامنے حصہ نظر آ رہا ہے یہ اسلام گڑھ ہے، اور یہ درمیان میں جو چوڑا حصہ ہے میرپور اپنا منگلا ڈیم کا، اور پھر اس طرف یہ میرپور ہے. تو یہ کشتی والا معاملہ ختم ہو جائے گا، یعنی ان کا یہ دھندا، اب میں اس کو دھندا کہوں گا کہ یہ دھندا تو جو ہے وہ چوپٹ ہو جائے گا. اب انہیں کوئی اور روزگار تلاش کرنا پڑے گا، کیونکہ منگلا ڈیم میں مچھلی کا بہت کام ہے، سینکڑوں ٹن مچھلی پکڑی جاتی ہے، تو یقینی طور پر یہ کشتیاں اور کسی کام آ جائیں گی، لوگوں کو سیر سپاٹا کرانے کے کام آ جائیں گی، لیکن ابھی ان کی یہ ضرورت ختم ہو جائے گی جو یہ کرتے ہیں. رٹھوا ہریام برج کے بارے میں ایک دو باتیں میں اپنے ناظرین سے کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ یہ وہ پل ہے جس پر بلا مبالغہ 1700 سے زیادہ یوٹیوبرز نے ویڈیوز بنائیں روزانہ کی بنیاد پر، اور حکومت سے مطالبہ بھی کیا، اپیل بھی کی کہ اسے بنایا جائے. اب یہ پتہ نہیں کہ حکومت آزاد کشمیر نے کسی یوٹیوبر کی آواز سنی یا عوام کی آواز سنی، لیکن بہرحال یہ پل مکمل ہونے جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے، ذاتی خیال ہے، مجھے جو آفیسرز ہیں انہوں نے بھی بتایا کہ اسی سال 14 اگست کو اس کا افتتاح بھی ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ اب اس کی تکمیل کا جو کریڈٹ ہے وہ کوئی بھی لے، حکومت آزاد کشمیر لے یا موجودہ وزیر اعظم لے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے چودھری انوار الحق، انہوں نے اس پل کے لیے خاصی جدوجہد کی. ان کی حکومت تو نہیں رہی، چلے گئے وہ، اور اب ظاہر سی بات ہے نئی حکومت ہے، نئے لوگ ہیں، جب اس کا افتتاح ہوگا تو وہ تختی بھی نئے لوگوں کے ناموں کی لگے گی. لیکن جو اس کا سنگ بنیاد پچھلے سال رکھا گیا تھا 2025 میں، اس پر سابق وزیر اعظم کا نام لکھا ہوا ہے. وہ اسلام گڑھ کی طرف ہے، میں جا نہیں سکا وہاں، ورنہ میں آپ کو وہ تختی بھی دکھاتا. اب جو موجودہ وزیر اعظم ہیں وہ ان کے چونکہ دور میں یہ مکمل ہوا ہے، کہتے تو یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان آ کر افتتاح کریں گے، لیکن ممکنہ طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو بھی ہیں وہ 14 اگست کو اس کا افتتاح کر دیں. لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے نہ صرف اس منصوبے کے لیے پچھلے سال یعنی 2025 میں 23 ارب روپے جاری کیے، بلکہ خصوصی طور پر اسے ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت بھی دی. لیکن بہرحال پل مکمل ہو گیا. چودھری انوار الحق نے اس کی جو تاریخ تھی افتتاح کی وہ 2027 رکھی تھی، یعنی اگلا سال، لیکن ایک سال پہلے مکمل ہو گیا، اچھی بات ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ پل لوگوں کے لیے بہت ساری آسانیاں لائے گا. میں نے جیسا کہ پہلے کہا تھا کہ یہ پل اتنے عرصے سے ادھورا تھا کہ لوگ اکثر تندن یہ کہا کرتے تھے کہ یہ پل ہے جو کہیں نہیں جاتا. لیکن آج کے بعد یعنی مارچ کے وسط کے بعد یا مارچ کے اختتام کے بعد لوگ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ پل ہے جو کہیں نہیں جاتا، بلکہ یہ وہ پل ہے جو میرپور کے لوگوں کو اسلام گڑھ، چک سواری، بلڈر اور آگے کوٹلی تک لے جائے گا، اور کوٹلی کے لوگوں کو میرپور لایا کرے گا. یہ جو درمیان میں تھوڑا سا جو گیپ رہ گیا ہوا تھا وہ آج ختم ہو جائے گا، پر ہو جائے گا. عوامی طور پر اسے کچھ مہینوں کے بعد کھولا جائے گا، لیکن اصولی طور پر یہ آج پل مکمل ہو جائے گا. اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں اس دن اس کا ولاگ کرنے کے لیے پہنچا جب اس پل کی
منزل کا تعین ہو چکا تھا، یعنی اب یہ پل کہیں نہ کہیں جایا کرے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔